5 काम अच्छे देखें प्रधानमंत्री के और 5 काम खराब देखें तो कौन कौन से होंगे? दिल्ली के अंदर अभी पॉल्यूशन जो है AQI जो है हाई अलर्ट पे है। अब रेखा गुप्ता जी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। आदेश गुप्ता जी को पार्टी के प्रेशर में इस्तीफा लिया गया। आदेश गुप्ता जी ने खुद से इस्तीफा नहीं दिया। अगर हार होती है तो जिम्मेदारी कैप्टन की। तो उस नाते हमने कार्यकर्ता की रूप में इस्तीफा दिया। इसकी और कोई दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री के रूप में हम देखें तो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री अब तक का आपकी नज़र में कौन है? भाजपा को छोड़ के, आप भाजपा की बात करेंगे, हम भाजपा को छोड़ के बात करें तो 5 ईमानदार नेता कौन कौन आपकी नज़र में रहेंगे? यूपी में कौन कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं जो जनता के बीच रह के काम किए हों या कर रहे हैं? नमस्कार, आज के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं जो कि दिल्ली में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ में महापौर भी। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया सर। हम जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली आए तो आपकी जो जन्म जो यूपी के अंदर हुआ उसके बाद आप दिल्ली में कैसे आए, कैसे राजनीति में आपकी रुचि कैसे सामने आई कि राजनीति में भी आपको कदम रखना चाहिए? मैं तो मूलतः उत्तर प्रदेश का ही गुरसाहिबगंज एक छोटा सा कस्बा है और कन्नौज जिले में आता है। पहले वो ज़िला फर्रुखाबाद में आता था और हमने वहीं से बचपन से पढ़ाई की है और उसके बाद पढ़ाई के बाद दिल्ली आना हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ इसके पीछे एक कहानी है कि जब मैं 10वीं परीक्षा की पास करके उसके बाद जब 11th में आया तो वहाँ पर 11th में मैं साइंस लेना चाहता था और वहाँ साइंस थी नहीं जी। तो हम फिर साइंस के लिए थोड़ा दूर एक जाना पड़ता था। इस कॉलेज था वहाँ पर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल को कॉलेज कहते हैं यूपी में, तो वहाँ जाना था। तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे 3-4 दोस्त जो कहते थे भाई गुरसाहिबगंज इतना बड़ा कस्बा है, नगर पालिका है, यहाँ इंटर 12th में साइंस होनी चाहिए। तो विचार आया कि हम लोग इसके लिए कुछ करते हैं। तो हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया। हमारे वहाँ के प्रिंसिपल थे उनको ज्ञापन दिया, उन स्कूल के जो कॉलेज के मैनेजर थे उनको ज्ञापन दिया कि आप लोग क्यों नहीं यहाँ साइंस लाते जी। तो बोले कि साइंस लाने में बड़ी कठिनाइयाँ हैं, यहाँ पर साइंस लाने के लिए हमें लेबोरेटरीज बनानी पड़ेगी, फंड लगेगा, इतना हमारे पास पैसा नहीं है, साइंस टीचर रखना पड़ेगा तो उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए, सरकार की मदद चाहिए। अच्छा, उन दिनों क्या कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी वो वित्त विहीन मान्यता देती थी। वित्त विहीन मान्यता का मतलब कि आपको मान्यता तो दे दी लेकिन आपको कोई फाइनेंशियल मदद नहीं करते थे वो, जिसके कारण से ऐसे स्कूल कॉलेज ये थोड़ा बड़ा काम करने से कतराते थे। तो इस बीच ये आंदोलन चलता रहा और ये सारी बातें आती रही सामने। तो एक दिन एक हमारे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे, वो DAV कॉलेज कानपुर में पढ़ते थे, तो बोले कि क्यों ना हम लोग एक बार भूख हड़ताल करते हैं जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने। तो हम लोगों ने एक 7 दिन का भूख हड़ताल का आंदोलन रखा उनके सामने। तो काफ़ी हम लोगों ने उस बहुत कम उम्र में, मैं इंटर पास ही किया था जी, 12th किया था और उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे। तो बस वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ कि जब आखिरी में 7 दिन हो गए और मांगे पूरी नहीं हुई तो एक जिलाधिकारी ने आके हम लोगों को जो जूस वगैरह पिलाया और कहा कि हम इसके लिए कोशिश करेंगे। तो बहरहाल वहाँ हमने अनशन ख़त्म किया उनके आश्वासन के बाद, और उसके बाद हम लोगों को तो बाहर ही पढ़ना पड़ा जब हम 12th में 11th में, क्योंकि तुरंत साइंस आ नहीं सकती थी और हम साल भी हमारी ख़राब होती, तो हम लोग बाहर पढ़े 12th साइंस से। लेकिन उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 93 में, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने और राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, तो उनके हस्ताक्षर से हमारे कस्बे में
साइंस आई, और तब हम लोग बड़ी खुशी हुई कि हमने एक आंदोलन किया था और उसमें उसका परिणाम अच्छा आया। तो वहीं से समझो कि नींव पड़ी। उसके बाद हम विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए, एक सकारात्मक छात्र आंदोलन से जुड़ गए, तो आगे फिर एबीवीपी से जुड़ गए। विद्यार्थी परिषद में कई वर्षों तक काम किया, नगर से लेके जिला और विभाग और प्रांत स्तर पे काम किया। प्रदेश के सहमंत्री के रूप में काम किया, तमाम आंदोलनों में भाग लिया। और जो विद्यार्थी परिषद की सोच है कि एक छात्र, जो हम कहते हैं कि वो आज का नहीं कल का नागरिक है जी, तो विद्यार्थी परिषद की सोच जो उन्होंने दी कि छात्र आज का ही नागरिक है, कल का नहीं है, क्योंकि जो वो आज सोचता है वही आज समाज में घटित होता है। तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में काम करना ही विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो प्रथम तो ईश्वर का आशीर्वाद होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, और इस फील्ड में विद्यार्थी परिषद का एक बहुत बड़ा सकारात्मक योगदान है हमारे जीवन में। जी। 1995 में आप दिल्ली आए और आपने यहाँ पर ट्यूशन भी पढ़ाया, जैसे कि आपके बारे में जी जी लिखा हुआ है जगह जगह। तो क्या सोचा था कभी आपने, मतलब कि ट्यूशन पढ़ाकर मैं अपनी आजीविका चलाऊंगा यहाँ पर, लेकिन कुछ सालों बाद आपको एक ऐसी मतलब भूमिका में आना पड़ेगा कि लोग आपको याद करेंगे, आपके कामों को याद करेंगे? देखिए, अभी जब मैं यहाँ आना पड़ा मुझे, क्योंकि वहाँ पे रोजगार मेरे पास कोई था नहीं जी, तो मुझे दिल्ली आना पड़ा। और दिल्ली में भी हम कोई व्यवसाय करने के लिए बहुत सारा धन की ज़रूरत थी। जी, तो हमने कहा हमारे पास विद्या है, तो उस समय हमने साइंस से बीएससी किया था, एमएससी प्रीवियस कर लिया था, तो हमने फिर होम ट्यूशन्स भी यहाँ पढ़ाए नई दिल्ली के एरिया में, जिससे कि हमारी एक अच्छी उस समय के हिसाब से अर्निंग हो जाती थी। फिर तो शुरुआती दिनों में हमने ट्यूशन पढ़ा के अपना रोजगार किया था। तो उस टाइम पर जैसे कि आपने ट्यूशन भी पढ़ाया और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने मतलब ठेकेदारी भी की थी, तो क्या लगा मतलब कि इस टाइम पर ऐसा कभी सोचा था कि राजनीति में, क्योंकि बीएससी के आप छात्र थे, साइंस साइड से आप थे, मेडिकल लाइन से पॉलिटिकल लाइन चेंज होने में कैसा मतलब ये सफ़र जो रहा था, कैसे विज्ञान मतलब विज्ञान छोड़ के आप जो पॉलिटिकल साइंस में आए थे? क्या है कि रोजगार के लिए मैं यहाँ पे आने का एक और जरिया बना दिल्ली में कि मैं एक कंपनी में एमआर की नौकरी की थी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो उसके साथ भी वहाँ काम किया था, तो यहाँ उनका ब्रांच हेड ऑफिस था, तो आना पड़ा। फिर उसके जब रोज़गार नहीं मिला, नौकरी छूट गई, तो हमने ट्यूशन पढ़ाया। और ट्यूशन जब पढ़ाते पढ़ाते एक मन में विचार आया कुछ ऐसा काम करना चाहिए, तो तभी हमने यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी भी की, सिविल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, और काफ़ी दिनों तक किया वो काम। और उसका एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब परिवार गृहस्थ जीवन बढ़ता है और जब परिवार में बच्चे हैं, हमारे जो उस समय 2 बच्चे थे, अभी 3 बेटे हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल में घर का खर्चा भी चलाना है, तो उस हिसाब से मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर में काफ़ी दिनों तक मैंने काम किया। और लेकिन राजनीति या समाज की सेवा का एक जुनून था, और वो जुनून मुझे ऐसा लगा, जब मैं अपने अंतर को झांकता हूँ तो ये लगता है कि वो ईश्वरीय देन है, क्योंकि उतनी कम उम्र में साइंस के लिए आंदोलन किया, और अभी भी जैसे कहीं कुछ काम करना है समाज के लिए, देश के लिए, तो उस रूप में मैं जब काम करने लगा तो यहाँ भी मैं वही तलाशने लगा अपने काम के बीच में। और मेरा मानना है कि जैसे कि भगवान ने लिखा है कि आपका जो गुण कर्म स्वभाव होता है, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आपका डेस्टिनी आपका गुण कर्म स्वभाव तय करता है।
तो वो बाय नेचर हर किसी व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक होता है कि वो किस तरफ जाएगा। ये बात सही है कि मैं साइंस से पढ़ा था, साइंस का दौर था उस समय, और मुझे कोई टीचिंग के प्रोफेशन में हमारे माँ बाप ले जाना चाहते थे कि कोई लेक्चरर बने, कोई प्रोफेसर बने, और मैंने काफ़ी हद तक वो लाइन पकड़ भी ली थी। लेकिन डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लाना था, इसलिए मैं यहाँ आकर भी फिर दोबारा से विद्यार्थी परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा से मैं जुड़ गया। दिल्ली में युवा मोर्चा की टीम में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी किशन रेड्डी जी की टीम में मैं काम किया है। तो वहाँ से फिर दिल्ली का एक राजनीतिक सफ़र मेरा शुरू हुआ। मैं समझता हूँ कि वो जो छात्र आंदोलन की राजनीति थी जी, वो हमारी युवा मोर्चा के कार्यकाल में उस आकांक्षा को पूरी करती थी जो छात्र आंदोलन के दौरान हमने किया था। आप पार्षद बने सबसे पहले दिल्ली के अंदर, उसके बाद महापौर बने, और फिर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, राजधानी में अध्यक्ष का पद मिला। जब आप कार्यभार संभाल रहे थे, अध्यक्ष थे आप भारतीय जनता पार्टी में, तो ऐसा देखा गया था कि आपके जो आवास था, आपका घर जो था, उस पर हमला भी हुआ था, और हमले का आरोप आपने आम आदमी पार्टी उनके सरकार के ऊपर लगाया था। कितना सच ये मतलब कि हमला जो है आम आदमी पार्टी ने कराया था? नहीं, ये बिल्कुल सच है। वो तो सारा वीडियो फुटेज में आया था, और उस समय हमने ये बात माननीय गृह मंत्री जी को भी बताई थी, और फिर बाद में उन पर कार्रवाई भी हुई थी। कुछ लोग हैं जो आंदोलन के रूप में मेरे घर पे आए थे, उन्होंने कुछ उसमें ऐसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो अपराधी किस्म के थे, जिन्होंने घर पर हमले की कोशिश की। हालांकि उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उनकी मंशा ठीक नहीं थी। अगर पुलिस मौके पर नहीं होती और सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते तो कोई हादसा भी हो सकता था। आम आदमी पार्टी की ये जिस समय सत्ता में थे, ये सारे वो लोग हैं जो बहुत ही अति जो माओवादी जिनको कहते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि एक तरह से नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, तो उस तरह के लोग, मानसिकता के लोग थे। और आज जो हालत है, पटेल नगर में मैं रहता हूँ, पटेल नगर में सारे पार्षद और ये विधायक आम आदमी पार्टी के कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उस समय जो हमला हुआ था वो उनकी गलत मानसिकता थी। हम लगातार लोगों के लिए काम कर रहे थे और वो रोकने का काम कर रहे थे। इसी हमले में एक कड़ी और जुड़ी थी, आपके ऊपर आरोप लगा था कि आपने निगम का जो स्कूल की जो जगह थी उस पर कब्जा कर लिया था, उस पर आप अपना निजी अपना ऑफिस बना रहे थे। तो ये दोनों केस आपस में जुड़े हैं क्या? मतलब आरोप लगाना ऐसा फिर कि वो केस दब जाए आपका निगम वाला? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो केस में कोई दमी नहीं था। हाई कोर्ट से भी आपको मतलब उसमें आदेश हुए थे ना? नहीं, हाई कोर्ट से हमें हाई कोर्ट का मेरे पास बाद में हम लोग गए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने माना कि मुझे बदनाम करने के लिए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और ज़्यादा एग्रेसिव होके आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, इसलिए उन्होंने हमें टारगेट किया और मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया मेरे पक्ष में कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप सारे बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, और एक साजिश के तहत लगाए गए, बदनाम करने के लिए लगाए गए। ना मैंने कोई कब्जा किया था। सामने ही मेरे घर के सामने एमसीडी की जगह है, जो कि एक कम्युनिटी सीएसटी डिपार्टमेंट के, जिसमें मैं कभी कभी ऑफिस एज ए ऑफिस यूज़ करता था। वहाँ पर कोई कब्जा नहीं, कोई हमने निर्माण कार्य वहाँ नहीं कराया। वहाँ जो भी निर्माण कार्य कराता है एमसीडी कराता है। वहाँ एक लाइब्रेरी है। तो ये पूरे आरोप झूठे और बेबुनियाद निकले। हमारे पास इसका पूरा सबूत है। उसके बाद सभी पेपर्स ने छापा है कि वो आरोप बेबुनियाद थे और पूरी तरह से बाइज्जत उसमें उन्होंने ये आदेश दिया। लोग ये भी कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे देश भर में, मीडिया उनके साथ खड़ी है। पेपर में भी ऐसा कुछ मतलब
कह सकते हैं कि इसको फिर, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा- मीडिया रिपोर्ट के जब देखें तो हाई कोर्ट ने मतलब अवैध निर्माण के चलते आपके खिलाफ नोटिस जारी किया था नहीं, उस ज़मीन का। ऐसा नहीं, मेरे पास अभी है, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ आपको जी। कि मेरे पास वो निर्णय की कॉपी है जिसमें उन्होंने, कोर्ट ने हमें कहा कि क्योंकि हमने सारे तथ्य रखे और सारी रिपोर्ट्स रखी, किसी भी जगह अवैध निर्माण तब होता है या अवैध कब्जा तब होता है जिसकी जगह पे कब्जा किया वो कहे कब्जा किया है, जिसकी स्थान पर हम बैठे हैं वो कहे अवैध रूप से बैठे हैं। तो हमने तो ना तो कोई ऐसा कब्जा किया, ना मैं इलीगल बैठा था, मैं तो मेयर था, पार्षद था। उसी का लोग कह रहे हैं कि आपने दुरुपयोग नहीं, किया मेयर था, पार्षद था, तो जो जनता आती थी जन सुनवाई के लिए वहाँ बैठते थे। हमारा कोई निजी ऑफिस तो था नहीं। जी। किसी भी जनप्रतिनिधि होता है, वो जनप्रतिनिधि जहाँ पर बैठता है ऑफिस तो उसको चाहिए होता है कहीं ना कहीं, तो उसी तरह उसको यूज करते थे। आज मैं पार्षद नहीं हूँ, आज मैं नहीं हूँ, तो वो एमसीडी के पास है। जी। और मैंने तो उस टाइम ही बोला था, कोर्ट ने इस बात की जांच की थी, बाकायदा जांच के बाद ही डिसीजन दिया था। जी। और आप कहेंगे तो मैं उसको डिसीजन को भी अभी आपने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप बखूबी मतलब खूब रौद्र तरीके से मतलब बोलते थे, उनकी जो काले कानून या आबकारी नीति जो आई थी उस पर भी आपने आंदोलन किया, प्रदूषण के खिलाफ भी आपने आंदोलन किया। काफ़ी फुटेज अभी भी गूगल पर या अगर सोशल मीडिया पर देखें आपके बहुत सारे फुटेज हैं महिलाओं के साथ में, अपनी टीम के साथ में। दिल्ली के अंदर अभी पॉल्यूशन जो है AQI जो है हाई अलर्ट पे है। आप रेखा गुप्ता जी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा जी की सरकार को आए हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ है जी। और जो पिछले 26-27 साल में बीजेपी की सरकार नहीं थी, पहले शीला जी की सरकार थी, बाद में केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे जी। और जो केजरीवाल ने दिल्ली का नुकसान किया है, बेड़ा गर्क हम अगर कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि उन्होंने जो नुकसान किया है वो नुकसान बहुत ज़्यादा किया है। उसको भरपाई कर पाना इतना जल्दी नहीं है। रेखा गुप्ता की सरकार बखूबी काम कर रही है, यमुना सफाई हो, प्रदूषण की व्यवस्थाएं हो, उनको सुधारने के लिए, तो हमें थोड़ा सा उनको समय देने की ज़रूरत है और सरकार लगातार काम कर रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम उस नज़रिए से नहीं देखें कि अगर किसी सरकार ने 11 साल नहीं काम किया हम उसको 1 साल में टारगेट करने लगे। उनके कदम लगातार प्रोग्रेसिव हैं जी। यमुना सफाई हो, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हो, दिल्ली में आम इंसान की बेहतरी के लिए काम हो, लगातार काम हो रहे हैं। सड़कों पर मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, वो काम करते हुए दिख रहे हैं। जी। परिवर्तन थोड़े दिनों में जरूर लोगों के सामने आएगा, इतना मेरा पूरा विश्वास है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो विजनरी अप्रोच है, उनका जो दूरदर्शी नेतृत्व है, वो निश्चित रूप से वो दिल्ली को पहले भी बहुत दिल्ली के लिए किया है और अब तो डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो बेहतर काम करेंगे। इसका रिजल्ट लोगों को जल्दी ही जमीन पर दिखेगा। 2022 में एमसीडी के चुनाव हुए। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी वो नहीं कर पाई, लेकिन शतक पार आपने करा दिया भारतीय जनता पार्टी को। लोगों को ये लग रहा था कि 50 सीट तक सिमट जाएगी। उसके बावजूद भी आपका इस्तीफ़ा होना कहीं ना कहीं मतलब दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक एक सवाल था कि अचानक से मतलब आदेश गुप्ता जी का इतना शानदार प्रदर्शन किया, 100 पार उन्होंने सीटें दिलाई भारतीय जनता पार्टी को, उसके बावजूद इस्तीफ़ा जो था आपने खुद से दिया था या मतलब पार्टी के कुछ उसमें था? नहीं, ऐसा था कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी निगम के चुनाव हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे और मुझे ये नैतिक रूप से लगा कि हमें पार्टी हम जीतने के लिए लड़ रहे थे, हमने बहुत मेहनत की थी और उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही, हमने काफ़ी मेहनत से मुकाबला किया। तो उसी दौरान जब मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा कि हमें इस्तीफ़ा देना है क्योंकि हमने बेहतर जो करना चाहिए था वो नहीं किया और हम सरकार नहीं ला पाए एमसीडी में, उसी समय इस्तीफ़ा दिया था हमने। बिल्कुल।
कुछ लोगों ने ये आरोप भी मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा चला रहे थे एजेंडा कि आदेश गुप्ता जी को पार्टी के प्रेशर में इस्तीफा लिया गया है। आदेश गुप्ता जी ने खुद से इस्तीफा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। हमने बेहतर काम किया था और पूरे कार्यकाल में सारे पार्टी के लोग बहुत खुश थे और यही कारण है कि आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी के बिहार में चुनाव होते हैं तो आदेश गुप्ता को वहाँ भी मुख्य जगह पर वहाँ चुनाव के लिए भेजा जाता है। पार्टी जहाँ भी, ये तो कोई भी पद स्थायी नहीं होता है, कोई परमानेंट नहीं होता। जो बहुत चुनाव जीतते भी रहते हैं वो भी लगातार, उनका भी एक कार्यकाल का समय होता है तो वो भी हटकर दूसरी जिम्मेदारियों पे जाते हैं। तो हमारे यहाँ प्रथा है, आज हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, वो भी इतनी कम उम्र के और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने नाम कमाया, तो ये पद तो आना जाना है। नहीं, जिस तरीके से 2022 में आम आदमी पार्टी की मतलब एक तरीके से लहर जो चल रही थी 2014 के बाद लगातार, तो लोग यही सोच रहे थे कि बीजेपी इस बार भी इतना अच्छा नहीं कर पाएगी, लेकिन आपका जो कुशल नेतृत्व था 2022 के एमपीडी चुनाव में 100 मतलब शतक एक तरीके से पार आपने करा दिया। तो कहीं ना कहीं फिर इस्तीफा आपका लोगों के मन में एक सवाल पैदा कर रहा था कि ये क्या मतलब कैसा अचानक से सवाल है। सवाल लोगों के मन में क्या सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते, एक जवाबदेह कार्यकर्ता के नाते सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत की जी, बहुत अच्छी मेहनत की, तभी हम वहाँ पहुँचे। लेकिन अगर हार होती है तो जिम्मेदारी कैप्टन की होती है, कमांडर की होती है। तो उस नाते हमने कार्यकर्ता की रूप में इस्तीफा दिया, इसकी और कोई वजह नहीं है। दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री के रूप में हम देखें तो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री अब तक का आपकी नज़रों में कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता मदन लाल खुराना बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे। साहब सिंह वर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया। सुषमा जी ने भी कम समय में बहुत अच्छा काम, सारे बीजेपी के गिना दिया आपने। हाँ नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अभी रेखा जी अच्छा काम कर रही हैं, अभी उनको समय की ज़रूरत है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा शीला जी ने भी अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कांग्रेस की नेता थी लेकिन उन्होंने दिल्ली के लिए बेहतर काम किया। केजरीवाल का नाम नहीं लेंगे? नहीं, केजरीवाल ने कभी काम नहीं किया। 11 सालों में जनता का दिल जीता केजरीवाल ने। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, केजरीवाल ने अगर काम किया तो दिल्ली आज दयनीय अवस्था में नहीं होती। दिल्ली जो देश की राजधानी है, जिसको एक उम्दा शहर होना चाहिए, वो उम्दा शहर बनाने के लिए उन्होंने कतई कोशिश नहीं की जी। कुछ एजेंडे चलाए उन्होंने, कुछ फार्मूले दिए और कुछ प्रोपेगेंडा किया, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े प्रचार के इश्तहार लगाए, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम करते तो शायद जनता उनको कभी हटाती नहीं। वो काम कम और प्रोपेगेंडा ज़्यादा, काम कम इश्तहार ज़्यादा, काम कम प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा। वो तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं ना आरोप कि बीजेपी पोस्टर वाले मतलब चल रही है, मोदी जी के पोस्टर जगह जगह रहते हैं। रेखा गुप्ता जी कई बसों पर भी लगे हैं, देवी बस चलाई जो उस पर पीएम और रेखा गुप्ता मतलब मुख्यमंत्री। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस भी आपके ऊपर आरोप लगा रही है। नहीं, ये तो हर सरकार करती है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अब मान लो मोहल्ला क्लिनिक है जी, तो मोहल्ला क्लिनिक का कोई भी फ्रूटफुल उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उस पर इश्तहार दिखते थे, भले वहाँ कुत्ते बैठे हों या फिर गंदगी हो, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं हो, दवाइयाँ नहीं हो। मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार पूरे देश में था। स्कूलों में जिस तरह से प्रचार किए गए, तो ये सरकार का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फ्री एजुकेशन देना है जी। सरकारी स्कूलों में फ्री मिलती 12th तक लड़कियों को और बच्चों को, लेकिन वो इसका प्रचार करते थे जो कि सरकार के पैसे से किया जाता था, तो ये झूठा था। जैसे वो फ्री का एक बहुत बड़ा फार्मूला लाया। मैं मानता हूँ कि ये तो सरकार की वेलफेयर स्कीम की जिम्मेदारी होती है जी, और वो जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अगर केजरीवाल सरकार ने काम किया होता तो एक तरफ वो कह रहे थे शराबबंदी की, दूसरी तरफ शराब पॉलिसी ले आए। क्यों लाए भाई? पैसे के लिए लाए थे।
बाद में सारी बातें हुई, सारी लोगों ने देखा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, और अगर वो लाए थे तो उसको वापस क्यों ले गए, तो ये सवाल तो था जी। लोगों के बीच उठना था। तो केजरीवाल की इन्हीं पॉलिसी की वजह से जो उन्होंने वादे किए लोगों से, वो वादे पूरे नहीं हुए, इसीलिए जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। तो केजरीवाल जैसे नेता, उनको जनता पहचान चुकी थी, इसीलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक सवाल ये खड़ा मतलब हुआ था एक तरीके से चुनावों में कि आदेश गुप्ता जी को मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ाने की बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री के सामने आदेश गुप्ता को टिकट दी जाएगी, आश्वासन भी दिया गया था आपको, फिर टिकट ना देने का क्या कारण था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट का फैसला जो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, बड़े जितने भी हमारे नेता उसमें मीटिंग में बैठते हैं। ये बात सही है कि हमने वहाँ पे मेहनत भी की थी जी। और काम भी किया था नई दिल्ली क्षेत्र में, और हम काफ़ी टाइम तक वहाँ काम करते हैं, लेकिन जो निर्णय पार्टी का होता है वो अच्छा होता है, सिरोधार्य होता है। तो उसी भावना के साथ हमने जब टिकट हमें नहीं मिला तो हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम किया, और आज भी कर रहे हैं एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए एक राजनीतिक उत्कर्ष का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक मिशन है जी। एक जुनून है जो देश को एक बेहतर शासन प्रशासन और हमारे राष्ट्र की संस्कृति धरोहर उसमें आगे हम जाए। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे आइडियल हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने पे हमें गर्व भी है। ये होता रहता है कि कभी किसी को मौका नहीं मिला तो कभी किसी को मौका मिल गया, या कहीं ऐसा हो कि पार्टी लीडरशिप को ऐसा डर हो कि केजरीवाल कहीं जीत ना जाए आदेश गुप्ता जी के सामने? अब देखिए, इस पर हम उनके निर्णय पर मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूं? नहीं, आपने मेहनत की नई दिल्ली क्षेत्र में, आपने लगातार अध्यक्ष भी रहे दिल्ली के, उसके बाद काम भी किया ग्राउंड में, पब्लिक के बीच भी रहे, तो इतना तो आपको अनुभव होगा। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जनता के बीच क्या पता पकड़ ना बनी उतनी आपकी। जो भी फीडबैक हो वो तो पार्टी जाने फीडबैक, लेकिन हम तो काम करते रहे। कोई एक चुनाव मेरा लक्ष्य तो नहीं है ना जी, एक चुनाव मेरा लक्ष्य नहीं है, और एक कोई पद भी ऐसी बात नहीं है। आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया, देखिए आप 45 साल के युवा साथी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, ये तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। अगर हम बात करें भाजपा को छोड़ के, आप भाजपा की बात करेंगे, हम भाजपा को छोड़ के बात करें तो 5 ईमानदार नेता कौन कौन आपकी नज़र में रहेंगे? भाजपा को छोड़ के विपक्ष की जितनी पार्टियां, उनमें से 5 ईमानदार नेता आपकी नज़रों में कौन कौन है? तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बहुत। हाँ, बोले भाजपा की बात करेंगे इसलिए भाजपा को साइड कर देते हैं एक बार। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मुझे तो व्यक्तिगत रूप से आप जैसे आपकी राजनीति में काफ़ी 20-25 साल से ऊपर ही आपको हो गया अनुभव, तो उस हिसाब से नहीं, एक दौर राज्य में देख लीजिए, अलग अलग पूरे भारत की बात कर लेते हैं। नहीं, एक दौर था जब नेता की पहचान ईमानदारी से होती थी जी, और उसके त्याग से होती थी, डिवोशन से होती थी, समर्पण से, देशभक्ति से होती थी, और वो कमिटेड होता था जनता के लिए, इससे होती थी। उसमें कांग्रेस के नेता भी थे, नाम बता दीजिए। जनसंघ के नेता भी थे, नहीं बहुत सारे नेता पुराने। नहीं, 5 नेता खाली आपकी नज़रों में जो टॉप लेवल के 5 नेता रहे हो। तो लाल बहादुर शास्त्री रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, और भाजपा को छोड़ के
तो भाजपा को छोड़ के बता लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे जी। प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 हो गए। और महात्मा गांधी, इतना बड़ा नाम है उनका। और उस समय तो अगर देखा जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये अपना जो हमारे उस समय के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कांग्रेस के बड़े लेवल के नेता थे, चाहे वो आप देखिए प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे। तो मैं मानता हूँ कि इन्होंने अच्छा काम भी किया जीवन के लिए और देश के लिए अच्छा काम किया। शायद उससे उनसे भी अगर प्रेरणा कांग्रेस के लोग लेते तो आज कुछ कर सकते थे, लेकिन आज तो अब ये उस मुकाम पर पहुँचे कि बस अब इनका अंतिम दौर चल रहा है। यूपी में पैदा हुए आप, यूपी से निकले, यूपी की राजनीति की बात करें तो भाजपा को दोबारा छोड़ देते हैं साइड में, थोड़ा सा भाजपा की बात करेंगे क्योंकि यूपी में कौन कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं जो जनता के बीच रह के काम किए हों या कर रहे हैं अभी? देखिए यूपी में कल्याण सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, जनता के बीच रह के काम किया। राम प्रकाश गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री रहे वो भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो जनता जनार्दन के लिए बहुत एक अच्छे प्रशासक के रूप में अगर देखा जाए तो उसमें कल्याण सिंह का नाम बहुत आगे आता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। योगी आदित्यनाथ जी इस समय, भाजपा का नाम नहीं लेना, अच्छा जी, तो उसमें बहुत अच्छा काम किया। हमारे एक मुख्यमंत्री थे चंद्रभानु गुप्ता जी, वो भी बहुत अच्छा काम किया। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी अच्छा काम किया, अगर हम बड़े नेताओं की बात करें। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस समय एमपी रहते हुए, एमएलए रहते हुए अच्छे काम किए। मुलायम सिंह, काशीराम, मायावती, अखिलेश यादव, इनका क्या सोचते हैं इनके बारे में? काशीराम जी बेसिकली वो प्रशासक नहीं थे, वो संगठक थे जी। मायावती जी प्रशासन के मामले में उन्होंने कुछ हद तक अच्छा काम किया था, क्योंकि वो एक ऐसा दौर आया था कि जब मुलायम सिंह के गुंडा राज के बाद मायावती का शासन आया था, मायावती जी का, तो उस समय उन्होंने बड़ा मेहनत करके उसको, लेकिन बस यही था कि प्रशासनिक तौर पे बहुत अच्छा था, लेकिन भ्रष्टाचार, करप्शन उनके टाइम में भी काफ़ी था। लेकिन एक पक्ष था कि वहाँ पर शासन अच्छा हो गया था, प्रशासन अच्छा हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने आपको नाम बताया यही हो सकता है। और देखिए क्या होता है कि उत्तर प्रदेश को संभालना कोई सबके बस की बात नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश जिसको हम लोग भाषा में कहते हैं उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश जी, जो वहाँ कहते हैं उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर कि पूरे देश में कई देशों की सरकारों के जो बजट है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के बजट से कम है। जी, जितने लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं उतने कई देशों की आबादी नहीं है। जी, 100 के आसपास देश होंगे। तो और फिर उत्तर प्रदेश पश्चिमी आप देखिए, भाषा अलग, फिर आप पूर्वी हो, मध्य हो, ब्रज हो, पश्चिम हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, इतना बड़ा विविधता भरा राज्य है। और वहाँ गुंडागर्दी का ये आलम हो, वहाँ पर भ्रष्टाचार हो, वहाँ पर विविधता होने के बावजूद तमाम तरह के चैलेंजेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश को समझना, उसको प्रशासनिक रूप में अच्छा करना एक बहुत बड़ा कदम है। तो अभी तो योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। और उन्होंने अब हम समझते हैं कि बहुत ऐसी जगह जहाँ बड़ी गुंडागर्दी थी अब वहाँ लोग रात में आराम से जा सकते हैं, सड़कें अच्छी हैं, बिजली व्यवस्था दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो अभी भी ऐसे मतलब रूमर्स फैल रहे हैं कि यूपी के अंदर रेपिस्ट मतलब घूम रहे हैं, लूटपाट हो रही है,
हत्याएं हो रही हैं और आप कह रहे हैं उत्तम प्रदेश बन गया है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो रैप वगैरह की आप घटनाएं हैं, वो घटनाएं समाज के एक आईने को दिखाती है। जी। सवाल है कि प्रशासन, शासन उस पर कार्रवाई कितनी तेजी से करता है। जी। तो जहाँ कार्रवाइयाँ ही नहीं होती थी, जहाँ ये कह दिया जाता था कि थाने से लोगों को भगा दिया जाता था, तो अब थाने और पुलिस बड़ी सक्रियता के साथ कार्रवाई करते हैं। और ये आम धारणा नहीं है, एक धारणा होती है, एक वहाँ दिखता है। तो धारणा भी अच्छी है और वहाँ दिख भी रहा है, क्योंकि हम लोग भी लगातार संपर्क रहता, जाते आते रहते हैं। तो वहाँ अब इतनी गुंडागर्दी का माहौल नहीं है, बिल्कुल। गुंडागर्दी ऑलमोस्ट समाप्त जैसी है। दिल्ली में वापस आ जाते हैं। अगर हम पीछे की सरकारों की बात करें, अब केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर देंगे आप उनके कामों पर? मैं तो एक भी नंबर नहीं देना चाहता हूँ। कुछ तो नंबर होगा ना आपके उसमें? तो बताइए, एक नंबर भी नहीं देना चाहते। एक से नीचे क्या है? शीला दीक्षित जी को कितना देंगे? शीला दीक्षित को दे सकते हैं नंबर। कितना नंबर देंगे? 5 नंबर। 10 में से 5। रेखा गुप्ता जी को 10 में से 10? नहीं, रेखा गुप्ता जी को तो अभी अगर हम आकलन की बात करें, थोड़ा समय देना पड़ेगा उन्हें, लेकिन अभी वो जितनी सक्रियता से, ईमानदारी से काम कर रही, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। सांसद, अगर हम बात करें सांसद की, दिल्ली के अंदर सबसे अच्छा और लोकप्रिय सांसद का नाम क्या होगा? दिल्ली में तो बांसुरी स्वराज जी अच्छा काम कर रही है। अभी तो आप मतलब बांसुरी जी तो अभी बनी है। हाँ, तो अभी कर रही है ना। अच्छा, पहले जिन्होंने, हाँ, मतलब अब तक कामों के अकॉर्डिंग, जैसे आपने रेखा गुप्ता जी की बात की, अभी आई हैं वो, तो उनको आकलन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है थोड़ा। नहीं, देखिए, सांसद भी ऑलमोस्ट नए। मनोज तिवारी जी एक हैं पुराने, 3 बार के उन्होंने अच्छा काम किया है। सारे सांसद काम कर ही रहे अपनी अपनी दृष्टि से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद वो चुप नहीं बैठ रहा, काम ही कर रहा है जी। अब पहले जब थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम किया। और सबसे खराब श्रेणी में अगर लाएं किसी सांसद को, तो किसका नाम होगा? भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं हो सकता। किसका होगा फिर? नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं, मतलब भाजपा के आप हैं, भाजपा से निकले हुए नेता हैं, तो इसलिए तो वो तो बुराई करना मतलब भाजपा में है, और हम क्यों करेंगे भाई? हमारे तो, अब आप ये बताओ ना, आज हमने अभी करीब 1 हफ्ते पहले हमने दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जल बोर्ड मिनिस्टर प्रवेश वर्मा जी को कहा कि पटेल नगर में बहुत बुरा हाल है, जल बोर्ड ने करी है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं विजिट करता हूँ, कल वो आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता, मंत्री, वो तुरंत समस्या के समाधान के लिए तत्पर है। तो हम क्यों उस बात की कहें कि वो नहीं काम कर रहे, वो तुरंत ही कुछ सुनवाई कर रहे हैं। आदेश गुप्ता जी को 10 में से 10, मतलब कितने नंबर देंगे 10 में से आप? हम थोड़ा 10 में से हम नंबर क्यों देंगे? आप काम किए हैं, पार्षद भी रहे, महापौर भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, अभी भी काम ही कर रहे हैं लगातार जनता के बीच। देखिए, किसी भी व्यक्ति के काम का आकलन स्वयं नहीं कोई व्यक्ति करता है, तो स्वयं तो फिर तो हो गया, कोई दूसरा व्यक्ति करे, दूसरी एजेंसी करे, पत्रकार करे, मीडिया करे जी, तो आप जैसे लोग करें वो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें तो अपने काम में आनंद आता है, मज़ा आता है कि भाई लोगों की तकलीफ़ दूर हो, लोग परेशान ना हो। अगर कोई मेरे पास आता है तो हम उसकी समस्या का समाधान चाहे जिस लेवल पे वो कर सके। मेरे पास तो कोई विदेश की समस्या का भी आता है, तो हमारी जहाँ ताकत है हम उनको कह देते कि भाई ये समस्या है, समाधान हो जाता तो अच्छा है। दिल्ली प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं आपको मिलाकर सबसे ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर काम किसने किया है? आप अपना भी नाम ले सकते हैं इसमें। तो नहीं, देखिए, सबसे ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर मैं मानता हूँ कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते जितना ज़मीनी स्तर पे काम
करना था हमने खूब किया। प्रदेश इसमें कोई अध्यक्ष के रूप में मैं हाँ, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमने झुग्गी सम्मान यात्रा की। जी झुग्गियों में गए, लोगों की समस्याएं सुनी, उनके समाधान किए। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को गरीबों तक हम ले गए, जी चाहे वो राशन की हो या गैस सिलेंडर की हो। उन योजनाओं को, जैसे अनऑथराइज कॉलोनी का जो निर्णय हुआ, पक्का हुआ, वो वहाँ तक ले गए। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा मंडलों के अंदर सबसे ज़्यादा झुग्गियों में मैं गया हूँ और मैंने बहुत बेहतर काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पूर्व अध्यक्ष बहुत अपने अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। नहीं, एक पूछा मैंने खाली। टॉप 1 वो आप हैं? नहीं, हम नहीं, मदन लाल खुराना जी। अच्छा, मदन लाल खुराना जी। उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत मैं मानता हूँ। और उन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया था। मैं तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहा था। बात करें देश के प्रधानमंत्री की, जिस तरीके से लोगों के बीच में लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, कुछ लोग बुराई भी करते हैं। आप तो बुराई करेंगे नहीं, खैर भाजपा से हैं आप खुद। तो क्या लग रहा है, मतलब अगर हम 5 काम अच्छे देखें प्रधानमंत्री के और 5 काम खराब देखें तो कौन कौन से होंगे? देखिए, एक बात आपने कही राजशेखर जी, खराब काम की। विपक्ष को जो अच्छे काम है उनमें भी खराबी दिखती है जी। आज तक सरकारों ने SIR कराया, कांग्रेस की सरकार ने भी, तो उनका तब उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, या उस समय विपक्ष इस लायक नहीं था, या समझो उठाई भी होगी तो उसकी सुनवाई नहीं हुई होगी। यही हुआ जी। इतने सालों के बाद SIR क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों विपक्ष उसका विरोध कर रहा है जी? क्या वो अलगाववादी या जो घुसपैठी है उनके समर्थन के लिए, उनके वोट पाने के लिए? अब देखिए, इतनी फर्जी वोटिंग होती थी, उसको रोकना सरकार का काम है, चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग ने निर्णय लिया, संवैधानिक संस्था है, और उन्होंने जो निर्णय लिया है वो कोई गलत नहीं, कानून के हिसाब से कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री जी की ओर से लिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री जी के सरकार के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का बनवाया जी। धारा 370-35 से समाप्त की। 3 काम हो गए। ट्रिपल तलाक कानून जी बनाया, 4 हो गए। और ये जो ये 4 निर्णय, इसके अलावा जो GST का ये बहुत बड़ा सरलीकरण किया है, जो उन्होंने 18% से 12% और 5% कर दिया, 28 से सीधे 12 और 5 आ गए। तो ये बहुत बड़ी राहत, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक कार्य है जी। अगर आप 5 की बात करें, नहीं तो काम तो बहुत है। और खराब की बात करें, बहुत सारे। मैं खराब कोई काम प्रधानमंत्री जी ने नहीं किए। मैं प्रधानमंत्री जी की विजनरी अप्रोच के लिए उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो इतनी चिंता करते हैं देशवासियों की, कि देशवासियों के लिए वेलफेयर के लिए काम करना, फ्री राशन देना, गरीबों को 4 करोड़ से ज़्यादा घर बनवाना, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जनधन अकाउंट खोलकर उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में किसान भेजना पैसा, किसानों को जो किसान सम्मान निधि देना। ये ऐसे अनगिनत काम है कि 5 कामों में प्रधानमंत्री जी के कार्यों का हम विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, उनको दायरे में नहीं कर सकते हैं। इतने कार्य प्रधानमंत्री जी की ओर से उनकी दूरदर्शी सोच के कारण हुए। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, वो उनकी लोकप्रियता से, उनके कार्य करने की पद्धति से उन्हें लगातार भय बना रहता है कि हम सत्ता में आएंगे नहीं, आ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लोगों के दिलों तक पहुंच गए हैं। और हर युवा साथी, महिला साथी प्रधानमंत्री जी को चाहता है, वो लगातार देश पर अपना वो प्रधानमंत्री बने रहें और इस तरह से अच्छे काम करके देश को आगे बढ़ाते रहें। अगर विपक्ष की किसी भी पार्टी से आपको ऑफर आता है कि आप आइए शामिल होइए, आपको किसी भी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, तो आदेश गुप्ता जी जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कतई सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि
मैंने आपको पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए राजनीतिक पायदान नहीं है। जी। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए दिल से जुड़ा हुआ एक मिशन है, और जिस मिशन में एक अच्छे देश को, अच्छे भविष्य को लोगों को देना है। भारत के जो संस्कृति है, भारत की धर्म है, भारत की हमारी पुरातन वैदिक संस्कृति है, भारत की जो हमारे धरोहर है उनको बचाना है, और भारत को सुप्रीम पावर, भारत को एक बहुत समृद्ध राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बने, विश्व का सबसे बड़ा, उस ओर ले जाना है। वो सपना है, और उस सपने का एक कड़ी हम उस बनकर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये सोच हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए, और है भी। जी, धन्यवाद सर, आपका आपने समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद राजशेखर जी, और आपको बहुत शुभकामनाएं।